पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह शरीर का एक तरीके से कहा जाए तो मालिक सोल होता है, और सोल की जिम्मेदारी है कि उस शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हालांकि गार्जियन एंजल्स की भी बात उन्होंने कही जिस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी होती है कि शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका वो नियंत्रण रखें। और हमने भूतों की भी बात करी। अब उन्होंने बताया, प्रदीप जी ने, कि अगर स्टोरी लाइन में, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपके जीवन में कि कोई भूत आपके अंदर आके उत्पात मचाएगा, तो ये संभव है। जो हम गांव देहात में अक्सर देखते हैं, किसी पे भूत चढ़ गया, वो तभी संभव जबकि स्टोरी लाइन में होता है। तो आइए इस एपिसोड में फाल्गुनी जी और प्रदीप जी से समझते हैं कि ये स्टोरी लाइन क्या चीज़ है। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। अब बताइए जरा, स्टोरी लाइन क्या चीज़ है जो आपने किताब में लिखा है कि ग्रुप ऑफ सोल्स मिलके लिखते हैं। कोई अकेले हमारी आत्मा नहीं लिखती, आपकी आत्मा मतलब सोल नहीं लिखती। राजा एक्चुअली चाहता था कि ये कहानी को तैयार करने का जो प्रक्रिया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो, और इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए उसने दरअसल रैंडम के बदले इसको एक स्टोरी लाइन के तहत उसने आगे बढ़ाया। उसने कहा कि अब हम लोग अलग अलग कहानी लिखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 बिलियन 8 बिलियन जितने भी लोग हैं, इतने सारा स्टोरी लाइन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जा रहा है जी। 50 साल 100 साल के बाद इतने स्टोरी लाइन और लिखे जा रहे हैं जी। और ये लोग कभी भी स्टोरी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो मतलब किस हद तक इनकी क्रिएटिविटी है कि साल दर साल जितने भी सेंचुरीज होते हैं, इतने सारे स्टोरी लाइन्स वो वापस लिखते हैं और करते हैं। हर स्टोरी लाइन का मकसद एक ही होता है कि वहाँ पे खाना बनना चाहिए। खाना बनने के लिए दुख और दर्द की सृष्टि होनी चाहिए। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अब राजा को खाना की कोई ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन फिर भी राजा पुराने तरह से ही चल रहा है, बल्कि उन्होंने इंसान के दुख और दर्द को कई गुना बढ़ा दिया है। वो चाहते हैं कि इतना बेबस कर दे इंसान को, इतना लाचार कर दे इंसान को कि कभी भी वो अपने भगवान को, अपने अल्लाह पिताजी या महादेव, इन चीज़ों को छोड़ के कभी भी वो परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। जी। अब मेरा लेकिन प्रश्न इसमें ये है कि इस तरह की परिस्थिति उन्होंने बना दी है, और हो सकता है स्टोरी लाइन में सारी चीज़ें रही हों और होंगी भी, तभी ये चीज़ संभव है। स्टोरी लाइन लिखते वक्त किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है? आपने कहा एक तो होना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, दर्द होना चाहिए स्टोरी में, क्योंकि वो जो किंग ऑफ यूनिवर्स है उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा कितना सफरिंग किस आदमी की ज़िंदगी में रहेगा, वो किन पहलुओं पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है ग्रुप सोल्स के ऊपर। ग्रुप सोल डिसाइड करते हैं कि हम हमारे ग्रुप के अंदर कितना ज़्यादा खाना बनाएंगे उनके लिए। 200 साल के बाद, यानी 200 साल के अंदर अब ये रह गया है कि किंग कितना चाहता है, यानी राजा कितना चाहता है यहाँ दुख और दर्द क्रिएट हो। जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सोल्स है उनमें अलग अलग ग्रुपों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज़्यादा राजा को दुख और दर्द लोगों की तरफ से दे सकता है। प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा ये है, ये राजा की मर्जी के ऊपर चल रहे हैं, और राजा इनको कहता है यहाँ इतना दुख बनाओ, यहाँ इतना दुख बनाओ, क्योंकि राजा देख रहा है कहाँ परमात्मा के पास जाने की संभावना है। जहाँ उसको लगे संभावना है, वहाँ पे वो इंसान को दुख और दर्द के अंदर बांध रहा है। तो एक तो मैं समझ गया कि दुख और दर्द उनको ज़्यादा चाहिए। अब कितना दुख और कितना दर्द? हर आदमी का दुख और दर्द बराबर तो नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो किसको कम मिला और किसको ज़्यादा मिला, इसके भी कोई निर्णायक बिंदु है क्या? देखिए, दुख और दर्द जो होता है वो हर एक के लिए ज़्यादा ही होता है। किसी की सहने की क्षमता कम ज़्यादा होती, कम होता है, उसको आप थोड़ा सा दुख दोगे वो भी करीबन एकदम आसमान छूके होगा।
जिसकी सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसको आप बहुत ज़्यादा दुख दोगे तब वो आसमान छू के होगा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, भूल जाओ उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपने मुझे दुख दिया, बहुत दुख दिया, लेकिन मैंने उसे दुख माना ही नहीं, मैंने उसे सहर्ष उसको समभाव से लिया, तो क्या तब भी वो दुख माना जाएगा राजा की नज़रों में? ना, नहीं माना जाएगा। मुझे वो महसूस होना चाहिए। अगर आप समभाव में हैं तो वहाँ कोई दुख होगा नहीं जी। आप उस चीज घटना को देख के आगे बढ़ जाओगे। आम इंसान वो घटना को अपने साथ लेके चलता है और फिर दुखी होता है। तो इसका मतलब ये काफ़ी हद तक हम इंसानों पर निर्भर करता है कि हम दुखी होएं या ना होएं। ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली जब आप देखते हैं कहानी को, उस कहानी में लिखा गया है कि ये इंसान आगे बढ़ जाएगा, ये इंसान उस घटना के नीचे दब जाएगा। अब फिर मेरा प्रश्न वापस वही आता है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी की कहानी दूसरे पात्र से अलग है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि मेरी कहानी में है कि लिखा हुआ है कि मैं नहीं दबूंगा, किसी और की कहानी में लिखा है कि वो दब जाएगा, सहज ही दब जाएगा। सहज ही दब जाएगा। तो ऐसा ये डिफरेंस ठीक है, अलग रहेगा दोनों, लेकिन इस डिफरेंस को लाने के पीछे उनके कोई कारण है कि बस यूं ही है? कोई कारण नहीं है, ये उनकी क्रिएटिविटी है, ये उनका खेल है, ये उनकी कितना वो वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं कहानी के अंदर, वो क्रिएट करते हैं। पात्र को लगता है मेरे पिछले कर्मों के कारण मैं इतना भुगत रहा हूँ, एक हद तक वो सही है, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर जितना मैंने समझा है और देखा है वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। काफ़ी हद तक ये सोल्स डिसाइड करते हैं, इसको इतना तकलीफ़ दो, इसको इतना कम दो, इसको ज़्यादा दो। इसका मतलब अगर मैं इसकी तुलना हमारे फिल्मी कहानियों से करूं या किसी नाटक से करूं कि हर पात्र को एक रोल लेखक अपने हिसाब से दे देता है, उसका चरित्र निर्माण करता है, उसको कार्य देता है, क्रियाकलाप देता है और वो आगे बढ़ता रहता है, उस तरीके से अगर देखूं तो क्या मैं ये समझूं कि ये जो कहानियाँ लिखी जाती हैं और जो बाकी कहानियाँ लिखी जाती हैं, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, फिल्म हो, वो उसमें बहुत खास अंतर नहीं है? कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि फिल्म के अंदर भी जो किरदार निभाते हैं वो दरअसल फिल्म का शूटिंग ख़त्म होने के बाद कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि मेरे ऊपर इतना दुख क्यों आया। लेकिन हमारा भी तो शूटिंग तब खत्म होगा जब मृत्यु आएगा, तब तक तो हम कंप्लेन करते ही रहेंगे। और हर बार जब आप कंप्लेन करते हो राजा को खाना पहुंचता है। राजा को खाना पहुंचता था नहीं अभी बट अभी भी तो कुछ तो खाते होंगे। हाँ, अब खाते हैं। इसको हम कहते हैं आर्कन्स एंड डेमिएज, विच इज, ये दरअसल निचली दुनिया के कुछ डिमोनिक क्रिएचर्स है या बीइंग्स है। ये सब आज भी इंसान के दुख और दर्द को खा रहे। राजा का श्राप छूट गया, इनका अभी भी चालू है। बट एक बात बताइए, अगर दुख को कोई खाएगा तो आदमी सुखी हो जाए। मेरा दुख को कोई खा गया तो अब मेरे से दुख चला गया, तो अब मुझे सुखी होना चाहिए ना कंपैरेटिवली। सुखी तो तब हो अगर वो लोग दुख बनाने की जो नल है वो नल को बंद कर दे। एक खाता है फिर दूसरा आ जाता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए वापस मैं स्टोरी लाइन पे आता हूँ कि आपने किताब में लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोल्स, मतलब मेरा सोल जो मेरे शरीर का मालिक है एक तरीके से, वो मेरी कहानी नहीं लिखता है। 4-6 और सोल मिलकर, 4-6 जितने भी होंगे, मुझे नंबर मालूम नहीं, मेरे हिसाब से 1000 तो कम से कम एक ग्रुप में होते हैं। 1000 सोल्स, वो कितने लोगों की करीब कहानी लिखते होंगे? 1000 लोगों, 1000 लोग, 1000 सोल्स 1000 लोगों। क्योंकि जब मैं जन्म से लेके मृत्यु तक 1000 लोग तो कम से कम मेरे लाइफ में आते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो इसका लॉजिक ये है, ये समझ में मुझे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अगर मेरा और आपका मिलना है तो मेरी कहानी में आपका किरदार होना ज़रूरी है जी। इसीलिए वो आपका जो सोल है वो मेरे सोल के साथ बैठकर ये निर्णय लेना तय करना पड़ेगा कि कहाँ ये इंसान इनसे मिलेगा और कैसे बिहेव करेगा, और वो कहानी में ना हो तो मैं कभी भी आप तक ना पहुँच पाऊँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए उन सब लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं कि इतना लॉजिक के हिसाब से। अब मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान और परमात्मा का लॉजिक वही है जो हमारा लॉजिक है,
लेकिन मेरी समझ के हिसाब से अगर मैं अपना लॉजिक का इस्तेमाल करूं तो इसमें चीज़ें ठीक बैठती हैं कि भाई ठीक है, इतने लोगों को मिलना है तो आपस में एक समन्वय बनाना होगा, मिलके तय करना होगा कि आपस में वो कब कैसे मिलेंगे। चलिए मान लेते हैं। अब दूसरी बात आपने लिखी है कि ये ग्रुप ऑफ सोल्स दूसरे ग्रुप ऑफ सोल से भी इंटरेक्ट करते हैं, वो क्यों? वो इसलिए करना पड़ता है जब उनको कोई बड़ा इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। मान लीजिए एक अगर वॉर इवेंट हो जी, अब यहाँ पे तो करीबन 5,000 10,000 या उससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे एक दूसरे के साथ ड्रामा के अंदर जी, अब ये चीज़ तभी मुमकिन होगा जब कई ग्रुप ऑफ सोल्स की कहानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ये वॉर को पूरा क्रिएट करेंगे। तो इस तरह के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उस टाइम में आपको मल्टीपल ग्रुप ऑफ सोल्स को अपनी कहानी को इंटीग्रेट करना पड़ता है दूसरे कहानियों के साथ। दूसरे शब्दों में ये कहें कि विश्व भर की जितनी आबादी है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी है कहीं ना कहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहरहाल आते हैं दूसरे पहलू पे कि सोल का काम क्या है। एक तो कहानी लिखनी हो गई, मतलब उसे कंट्रीब्यूट करना हो गया कहानी लिखने में। दूसरा आपने बताया कि वो शरीर का एक तरीके से मालिक है, उसके अंदर उसको देखना है कि क्रियाकलाप ठीक चल रही है कि नहीं। इसके अलावा और क्या काम करता है वो? सांस के लिए, प्राण के लिए क्या उसकी उपयोगिता है? वो एक इंसान के जन्म के बाद उसके अंदर सांस फूंकता है। वो सांस उतना ही फूंकता है जितनी कहानी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हर कहानी के अंदर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होता है और ये मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के अंदर एक संभावना होता है जहाँ उस इंसान की मृत्यु हो सकता है समय से पहले। वो एक समय का ही अंश है। फाइनल कहानी खत्म होने के पहले भी वो उसकी मृत्यु हो सकता है। सरल शब्दों में कहूँ कि अगर सोल ने आके सांस फूकी जो कि 70 साल के लिए थी तो 50 साल में भी इंसान एग्जिट कर सकता है। 50 साल में भी इंसान एग्जिट कर सकता है। लोग अब पूछेंगे तो बाकी सांस तो 70 साल का है जी। तो इसका परमात्मा ने कहा सोल जब चाहे बाकी सांस खींच सकता है और सोल जब चाहे फिर से ऐड कर सकता है। अच्छा, तो वो चाहे तो 70 के फिर 80 भी कर सकता है। और उसके लिए भी उसके कारण होंगे। फिर ये ग्रुप डिसाइड करता है कि इसको 10 साल और आगे ले जाओ, क्योंकि वो लोग कुछ और इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इनकी अर्जी कौन डालता होगा? ये लोग खुद ही तय करते, खुद ही तय करते, आदमी करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राजा को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ये ग्रुप ऑफ सोल्स अपने बैठ के ये उनके लिए एक खेल है और ये खेल में वो मस्त है। चलिए, एक और नई बात इस एपिसोड में आपने बताई कि हम ही लोग नहीं खेल रहे हैं, हमारी आत्माएं जिसको वो सोल कहते हैं वो भी एक तमाशा कर रहे हैं और शायद हम उनके वो किरदार हैं जो उनकी वजह से खेल रहे हैं। थोड़ा गंभीर लग रहा है मुझे ये विषय। इससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।